जी बिजनेस देख रहे हैं आप और रिफॉर्म्स एट 25 हमारी खास पेशकश में आपका बेहद स्वागत है। इस खास शो में हम बात करेंगे कि इन 25 सालों में कितना बदला देश, कितने बदले आप और हम, और कितने बदले हमारे संसाधन। नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। 1947 में हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन शायद दूसरी आजादी मिली 1991 में। ऐसा समय जब देश मुश्किलों से गुजर रहा था। 67 टन सोना प्लेन में भरकर विदेश भेजा जा रहा था, और ऐसे मुश्किल वक्त में 24 जुलाई 1991 को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देश में लाइसेंस राज खत्म हुआ, साथ ही देश सोशलिज्म की तरफ से पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ा। ऐसे ही बदलावों पर इस खास शो में हम बात करेंगे, और हम आपको 25 ऐसे बड़े रिफॉर्म्स भी दिखाएंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी को बदला। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। साल 1991, जब तीसरी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क, जिसे अक्सर इंडिया या हिंदुस्तान कहा जाता था, एक बड़े संकट से गुजर रहा था। ये वो वक्त था जो ये साबित करने वाला था कि ये मुल्क यहाँ से आगे जाएगा या फिर कहीं गुम हो जाएगा। लोग कारोबार करने के लिए लाइसेंस के लिए धक्के खाते थे। 12 to 24 months and about 50 visits to Delhi to get a license to import a computer worth 1500. एग्रीकल्चर सब्सिडी सरकार पर एक भारी बोझ बन चुकी थी। बाबू पैसा बना रहे थे। सोवियत संघ टूट चुका था। यह वो मुल्क था जो भारत से सबसे ज्यादा सामान आयात करता था। इराक युद्ध की वजह से तेल की कीमतें आसमान पर थी। ऐसी स्थिति में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। भारत ने आईएमएफ से मदद मांगी तो आईएमएफ ने 67 टन सोने को गिरवी रखने के लिए कहा। भारत से 2 प्लेन सोना लेकर गए, एक लंदन गया और दूसरा स्विट्जरलैंड। Our foreign exchange reserves when I took over were no more than $1 billion. That is roughly equal to 2 weeks imports. It was time to think big. सरकार ने एक के बाद एक कई फैसले लिए। सरकार ने लाइसेंसी राज खत्म किया। विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने की इजाजत दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जैसे नई जिंदगी मिल गई। We were able to control inflation and the economy was growing at a rate of 7% per annum, so our critics were completely silent. रिफॉर्म्स को आज 25 साल हो चुके हैं। इन रिफॉर्म्स ने हर किसी की जिंदगी को छुआ है। रिफॉर्म्स आज भी हो रहे हैं, लेकिन इन 25 सालों में सबकी जिंदगी को कुछ ना कुछ नया तो मिला ही है। तो आपने एक झलक देखी किस तरह से हमारा देश इन 25 सालों में बदला। एक वक्त था जब आप लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल किया करते थे और डायल घुमाने वाले फोन्स आपके घर में लगा हुआ करते थे, और अब ये तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 बड़े रिफॉर्म जिन्होंने देश की तस्वीर बदली। नब्बे का वो दशक जब अगर आपको फोन करना हो तो बारी बारी से 8-10 अंकों का नंबर घुमाना पड़ता था। कई बार तो एसटीडी कॉल्स को एक्सचेंज में फोन करके बुक भी करना पड़ता था। भारत में उस वक्त कुछ शहरों में ही ट्रंक कॉल्स उपलब्ध थीं। देश एक बड़ी सूचना क्रांति का इंतजार कर रहा था। उदारीकरण के वक्त जब देश में महज 5 लाख टेलीफोन कनेक्शन थे, वो अब 98 करोड़ हो गए हैं। अब स्मार्टफोन से महज फेस टाइम पर भी कॉल कर सकते हैं। इन 25 सालों में देश बिल्कुल बदल गया है। देश में 90 के दशक में टेलीविजन के नाम पर सिर्फ एक चैनल था, दूरदर्शन। दूरदर्शन के दर्शक भी जहां कम थे, वहीं सैटेलाइट चैनल के नाम पर कुछ नहीं था। लेकिन तभी
जी ग्रुप ने सैटेलाइट चैनलों की एक क्रांति शुरू की और इसकी अगुवाई कर रहे थे एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा। सैटेलाइट ने टीवी की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। जिस देश में कंप्यूटर को खरीदने और यूज करने के लिए लाइसेंस हासिल करना पड़ता हो, उस देश में सूचना क्रांति की परिकल्पना भी मुश्किल थी। लेकिन उस दशक में एन नारायण मूर्ति जैसे लोगों ने देश में आईटी क्रांति की कोशिश की और वो सफल भी रहे। कंप्यूटर से शुरू हुआ सफर अब लैपटॉप, टैब और स्मार्टफोन तक पहुंच चुका है। नब्बे के दशक में सड़क पर दौड़ने वाली इक्का दुक्की मारुति 800 और फिएट की गाड़ी लग्जरी मानी जाती थी। देश में ऑटो कंपनियों के नाम पर हिंदुस्तान मोटर्स, मारुति सुजुकी और फिएट ऑटोमोबाइल्स जैसी कंपनियां ही थीं। लेकिन आज देश में 20 से ज्यादा ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं और देश में करीब 40 लाख से ज्यादा गाड़ियों का सालाना उत्पादन होता है। नब्बे के दशक में टेलीविजन की स्क्रीन रंगीन तो हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त के भारी भरकम और महंगे टीवी को खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन उदारीकरण के बाद सैमसंग और सोनी जैसी टीवी ने हर घर में एलईडी की क्रांति दी। तो ये आपने देखा कि दूरसंचार के माध्यम किस तरह से बदले। एक वक्त था जब आप लैंडलाइन से फोन डायल घुमाकर लगाया करते थे और टीवी के लिए सिर्फ एक साधन आपके पास दूरदर्शन हुआ करता था। किस तरह से तस्वीर बदली और तमाम चैनल आपके पास आए। फोन के लिए 98 लाख टेलीफोन यूजर्स जुड़े, मोबाइल कनेक्शन आपके पास आए। ऐसे ही कुछ और बदलाव आपको दिखाते हैं जो 5 और बड़े रिफॉर्म रहे जिन्होंने तस्वीर को बदला। जरा वो जमाना याद कीजिए जब मिडिल क्लास फैमिली के पास बजाज चेतक या लम्ब्रेटा स्कूटर होता था। लेकिन उदारीकरण के बाद भारत में होंडा, यामाहा, सुजुकी जैसी कंपनियों ने दस्तक दी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सूरत ही बदल गई। यह तस्वीर है दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली डीटीसी की बसों की। दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में सिर्फ बस ही एकमात्र जरिया थी, लेकिन दिल्ली मेट्रो और एसी बसों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर ही बदल दी। नब्बे के दशक में हवाई जहाज में उड़ान भरने का सपना एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन उदारीकरण के बाद हवाई यात्रा लोगों के लिए आसान हुई और अब 3 से 4 हजार रुपए में भी देश में कहीं भी उड़ान भरी जा सकती है। कोलगेट, नेस्ले जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपनी दस्तक दे चुकी थी, लेकिन सवाल यह था कि क्या भारतीय कंपनियां भी दुनिया में दस्तक दे सकती हैं? उदारीकरण के बाद एसएल ग्रुप, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा कुछ ऐसी कंपनियां बनकर उभरी जिन्होंने दुनिया में देश का नाम रोशन किया। उदारीकरण के बाद बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव हुए। अब बैंकों में पैसा जमा कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें नहीं, बल्कि ऑनलाइन पेमेंट होता है। एटीएम मशीनों के बाद बैंकिंग सेक्टर की पूरी सूरत बदल गई। अब एटीएम या क्रेडिट कार्ड से पूरा पेमेंट हो सकता है और बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने देखा किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए बदले, एटीएम बदले, बैंकिंग बदली, पैसे लेन देन का तरीका बदला। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से खान पान को लेकर लोगों का तरीका बदला, कैसे बाजार से आपके लिए दुकानें जो है वो शॉपिंग मॉल तक पहुंची, आपके आसपास शॉपिंग मॉल्स खुले, किस तरह से ये कितनी रफ्तार से ये बदलाव आया, अब इस रिपोर्ट में देखिए। पहले आप घंटों दुकान के चक्कर काटते थे, लेकिन ऑनलाइन रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। अब एक क्लिक से आप शॉपिंग कर सकते हैं और अपना मनपसंद सामान भी चुन सकते हैं। भारत में ऑनलाइन बाजार का कारोबार $39 करोड़ का है।
आमतौर पर हम भारतीयों को दुकान पर जाकर शॉपिंग करना पसंद है, लेकिन देश में मॉल्स का कल्चर कब आ गया किसी को पता नहीं चला। हमारे देश में एक अनुमान के तहत 1000 बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। छोले भटूरों की जगह पिज्जा हट, बर्गर और KFC ने ले ली। हम खुद नहीं जान पाए। उदारीकरण के बाद अमेरिकी और यूरोपियन फूड कंपनियां भारत आई और दनादन भारत में स्टोर्स खोले गए। एक अनुमान के तहत 2020 तक भारत की फास्ट फूड इंडस्ट्री $275 करोड़ की होगी और यह 18% की रफ्तार से बढ़ रही है। नब्बे के दशक में आम आदमी के लिए स्टॉक मार्केट का सपना दूर की कौड़ी थी। 1991 में BSE सेंसेक्स करीब 1500 पॉइंट के आसपास था। आज जरा गौर कीजिए, जब सेंसेक्स 27,000 पर कारोबार कर रहा है। स्टॉक मार्केट में आम ट्रेडर्स तो निवेश कर ही रहे हैं, अब म्यूचुअल फंड की मार्केट भी तैयार हो गई है, जिसमें बेहतर रिटर्न और टैक्स की बचत के लिए भी स्टॉक मार्केट में निवेश के बेहतर अवसर हैं। मिडिल क्लास के लिए शहर में एक सस्ते घर का सपना बस सपना ही बनकर रह जाता था, लेकिन उदारीकरण के बाद सरकार ने होम लोन के रेट कम किए तो रियल एस्टेट का चमचमाता कारोबार सामने आया। तो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी, कारोबार बढ़े, तो उसके साथ साथ रोजगार भी बढ़े और साथ ही जो विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, वो रेलवे का भी हुआ। किस तरह से इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। उदारीकरण के बाद एक तरफ जहां मिडिल क्लास संपन्न हो रहा था, तो वहीं देश में हर रोज नए करोड़पति पैदा हो रहे थे। वहीं कुछ करोड़पतियों के लिए अरबपति बनने का मौका भी मिल रहा था। सन फार्मा के दिलीप सिंह हुए, HCL के शिव नादर, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक, एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा, कुछ ऐसे ही नाम हैं जिन्होंने उदारीकरण के बाद कारोबार जगत की तस्वीर बदल कर रख दी। उदारीकरण से पहले टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा था। अगर किसी की सालाना तनख्वाह 22,000 रुपए है तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता था। उदारीकरण के बाद इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा तो इनकम टैक्स की छूट भी बढ़ी। अगर आप 90 के दशक में वापस जाएं तो आपको पेट्रोल और डीजल बेहद सस्ते मिलेंगे। उस वक्त डीजल की कीमत 6 रुपए प्रति लीटर थी, जबकि पानी की बोतल के दाम 10 रुपए थे। नब्बे के दशक में कंप्यूटर तो आ गया, लेकिन डाटा कहां रखा जाए ये एक बड़ी समस्या थी। फ्लॉपी डिस्क में 360 KB से 720 KB डाटा ही आ पाता था, लेकिन आज आपके छोटे से चिप में 32 GB तक डाटा आता है। एक कोने से दूसरे कोने में पत्र या चिट्ठी पहुंचाने के लिए फैक्स मशीन की जगह अब ईमेल ने ले ली है। देश में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी तो ईमेल का दायरा भी बढ़ा। भारत में 24 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। इनमें से 90% लोगों के पास अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस है। एक वक्त हुआ करता था जब महीनों में एक फिल्म रिलीज हुआ करती थी और अपने चहीते फिल्म स्टार को देखने के लिए आपको चुनिंदा पिक्चर हॉल जो हुआ करते थे उनके अंदर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था टिकट लेने के लिए। लेकिन अब वक्त है जब हर हफ्ते कई सारी ढेर फिल्में रिलीज होती हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं और इतना ही नहीं, आपके लिए बहुत सारे मल्टीप्लेक्स भी आपके आसपास खुल चुके हैं, जिसके बाद आपके लिए एंटरटेनमेंट के जरिए काफ़ी आसान हो गए हैं। इसके साथ ही जो बदलाव हुए हैं वो ये कि रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है और शहरों के बीच की दूरी अब आपके लिए थोड़ी सी कम हो गई। मेरी यूनिफॉर्म मेरी आदत है, जैसे कि सांस लेना, अपने देश की रक्षा करना। इकोनॉमी को रफ्तार मिलने के बाद फिल्म उद्योग के दिन भी फिर गए। अब बॉलीवुड में 300 करोड़ रुपयों की भारी भरकम बजट वाली फिल्में बन रही हैं और अब सिंगल स्क्रीन की जगह मल्टीप्लेक्स ने ले ली है। एक फिल्म आसानी से 100 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। नब्बे के दशक की जरा इन सड़कों को देखिए। सरकार के पास फंड की कमी थी
और सड़कों की हालत राम भरोसे थी। लेकिन एक्सप्रेसवे ने सारी तस्वीर बदल कर रख दी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे कुछ ऐसा उदाहरण है जो बदलते भारत की तस्वीर को बयां करते हैं। उन्नीस में अर्नेट ने बेंगलोर में एक हब बनाया, कंपनियों को इंटरनेट की सेवाओं को और बेहतर बनाया। ये वो दौर था जब देश में आईटी कंपनियों की शुरुआत हो रही थी। इंटरनेट के आने के बाद कम्युनिकेशन का एक नया माध्यम आ गया। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे और इंटरनेट की क्रांति ने पूरे देश को बदल कर रख दिया। नब्बे के दशक में रेल का टिकट लेना आसान नहीं था। पहले स्टेशन जाओ, फिर लाइन में लगो और टिकट लो। इंटरनेट के आगाज के साथ ही देश में रेलवे भी ऑनलाइन हो गई और रेलवे ने IRCTC के जरिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी, जिससे क्रांतिकारी बदलाव आए और लोगों को घर बैठे टिकट मिलने लगे। किसी को जीवन बीमा लेना हो या फिर पेंशन, देश में इन सब कामों के लिए सिर्फ एक ही कंपनी थी जिसका नाम है LIC। लेकिन रिफॉर्म्स ने इंश्योरेंस सेक्टर की तस्वीर भी बदल कर रख दी। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के आने के बाद प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मेडिकल और जनरल इंश्योरेंस मिलना शुरू हो गया। हमारी पॉलिसी में सब कवर हो जाएंगे, फैमिली चाहे छोटी हो या बड़ी। इंश्योरेंस सेक्टर में पहले 26% और फिर 49% विदेशी निवेश की अनुमति मिली, जिसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर ने रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए।